कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। खाना खत्म करके सब अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। जानकी को भी विचारों ने आ घेरा था। अब जानकी को विनायक के चेहरे से साफ पता चलने लगा था कि शायद वो मानसी को पसंद करने लगा है। वो अच्छी तरह से अपने भाई के मन की बात समझ रही थी और मन ही मन में सोचकर खुश हो रही थी कि चलो अब विनायक की गृहस्थी भी बस जाएगी, उसकी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन मन ही मन वो डर भी रही थी कि मानसी इतने बड़े घर की लड़की है, क्या वो विनायक से ब्याह करने को राजी होगी। जानकी इसी कश्मकश में थी। लेकिन जब उसके सामने मानसी का चेहरा आता है तो उसकी मासूमियत देखकर वो सोचती कि नहीं, मानसी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरे भाई का दिल कभी नहीं तोड़ेगी और ना ही कभी उसका साथ छोड़ेगी। लेकिन अब मुझे ये पता करना होगा कि मानसी के दिल में क्या है। वो भी वीनू को इतना ही पसंद करती है जितना कि वीनू उसे पसंद करता है। मानसी और विनायक के रजामंद होने के बावजूद अगर मानसी की बड़ी बहन को इस शादी से कोई ऐतराज हुआ तो इतने सारे सवालों और जवाबों के बीच जानकी उलझ कर रह गई थी। उसे सबसे ज़्यादा अपने भाई की खुशी प्यारी थी। उसने और उसके भाई ने बहुत दुख झेले थे और वो अब नहीं चाहती थी कि उसके भाई की खुशियों को कोई भी ग्रहण लगे। उसे लग रहा था कि इतने दिनों बाद उसके भाई को तकलीफों से निजात मिली है। अब उसका संसार हमेशा खुशियों से भरा रहे। विनायक के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है उसका कारण कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहिए। और फिर मेरे भाई का हृदय इतना विशाल है, वो हमेशा सबकी भलाई के बारे में ही सोचता है, तो भगवान भला क्यों उसके साथ कुछ भी गलत होने देगा। इसी भंवर में उलझी जानकी को कब नींद ने घेर लिया उसे पता ही नहीं चला। इधर विनायक भी बिस्तर पर लेटे लेटे मानसी के बारे में ही सोच रहा था। कितनी भोली और अल्लड़ है मानसी, कितना बचपना, कितनी मासूमियत है उसके भीतर, और दिल तो शीशे सा पारदर्शी। इतनी खूबसूरत नैन नक्श दिए है ईश्वर ने, लेकिन सिंगार का नामो निशान नहीं। वैसे उसे सिंगार की जरूरत ही नहीं, उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा सिंगार है। विनायक को मानसी की यादों की हवा से झपकी आने लगी और आंखें मूंदकर वो मानसी की यादों में समा गया। इधर दोनों बहनें भी रात का भोजन करके लेट गई। मानसी के मन को भी कई बार ख्यालों ने आ घेरा था। विनायक के सेवा भाव और आत्मीयता ने उसके हृदय में एक कुछ स्थान बना लिया था और वो कभी नहीं चाहती थी कि अब विनायक उस स्थान को त्यागे। विनायक के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था जिससे मानसी ना चाहते हुए भी उसकी ओर झुकी जा रही थी। विनायक के आगे वो अपने भावों को काबू में नहीं रख पा रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि विनायक ही वो व्यक्ति है जो सदैव उसे खुश रख सकता है। लेकिन अपनी बात किस तरह उससे कहे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते भी वो भी सपनों की दुनिया में खो गई। इधर नताशा के मन में कुछ हलचल सी मची हुई थी। उसे लग रहा था कि कितने सालों बाद वो अब खुलकर हंस रही है और जी रही है। विनायक के आने से उसके पतझड़ के जीवन में कुछ तो बाहर आई है। वर्षों से प्यासी धरती पर कुछ तो प्रेम की बारिश हुई है, क्योंकि उसने तो अपने जीवन को मील और व्यापार के दायरे में ही समेट कर रख लिया था। अब उसे विनायक के माध्यम से प्रेम का अर्थ समझ में आने लगा था। उसे खुद से खिंचाहट नहीं हो रही थी। अब जिंदगी जीने में उसे आनंद आने लगा था। जिस आनंद की उसे तलाश थी शायद वो अब उसे विनायक के रूप में मिल गया था। विनायक के ख्यालों में खोई हुई नताशा को कब नींद ने आकर उसे सुला दिया उसे पता ही नहीं चला।
सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए जिंदगी में खुशियों की तलाश करने का प्रयास कर रहे थे। अब ये देखना था कि किसका प्रयास सबसे ज़्यादा सफल होता है। लेकिन जिंदगी कभी हमारे अनुसार कहाँ चलती है, वो तो अपनी मनमानी करके ही मानती है। और उसकी मनमानी के आगे जो अपना संतुलन नहीं खोता, शायद वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। और यही जिंदगी का फलसफा है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। विनायक का ज्यादातर समय अस्पताल में मानसी के साथ ही गुजरता और जानकी रोजाना ही कुछ अच्छा अच्छा अपने हाथों से बनाकर खाने को मानसी के लिए भेजती रहती। अब मानसी की हालत में सुधार हो चुका था और डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे आप लोग अब घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर मानसी खुश भी थी और दुखी भी। मानसी का उदास चेहरा देखकर विनायक ने मानसी से पूछा, शहजादी साहिबा, अब तो आपको इस बोरिंग से अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। फिर इस उदासी का क्या कारण हो सकता है भला? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? कुछ नहीं शहजादे, मानसी बोली। क्या मुझे आप इस काबिल ही नहीं समझती कि अपने मन की बात मुझे बता सके? विनायक ने मानसी से कहा। जी नहीं शहजादे, ऐसी कोई बात नहीं है, मानसी बोली। तो फिर आपकी परेशानी की वजह मुझे ना बताएगी? क्या मैं इतना बेगाना हूँ? विनायक बोला। मानसी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं, ये मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। विनायक, बेगाना भी नहीं हूँ और बेगानों जैसा बर्ताव भी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है शहजादे, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। तो फिर आपको अपनी उदासी का कारण मुझे बताना ही होगा। मानसी दुखी होकर, मैं सोच रही थी कि अब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो अब मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। विनायक, बस इतनी सी बात, ये शहजादा कभी भी अपनी शहजादी से दूर नहीं होगा। क्या कहा आपने? मानसी ने चौंक कर पूछा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे मिलने आया करूंगा, विनायक ने झेपते हुए कहा। अच्छा, तो वादा रहा कि आप मुझसे मिलने आया करेंगे, मानसी बोली। विनायक, जी शहजादी साहिबा, आप जैसा हुक्म करेगी वैसा ही होगा। हुक्म नहीं दे रही हूँ शहजादी, मिन्नतें कर रही हूँ। ठीक है, तो आप जरा यहाँ ठहरे और आप सामान बांध ले। मैं जरा नताशा जी को खुश खबर फोन पर सुना कर आता हूँ। मानसी, जी ठीक है, मैं भी चलने की तैयारी करती हूँ। खबर पाते ही नताशा अपनी कार में ड्राइवर के साथ आ पहुंची और अस्पताल का बिल अदा करके मानसी से बोली, चलो कार में बैठो, ड्राइवर से बोलो कि यहाँ आकर सारा सामान ले जाए। जी दीदी। और इतना कहकर मानसी कार में जा बैठी। लेकिन आते समय वो विनायक से और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी जो कि नताशा के रहते वो कह ना सकी। इधर नताशा ने विनायक का शुक्रिया अदा किया और बोली, घर भी आते रहिएगा, हम सबको अच्छा लगेगा। विनायक, जी लेकिन मिल में तो मुलाकात हो जाया करेगी। तो क्या हुआ, आपको घर आने में कोई ऐतराज है? नहीं देवी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर कार में बैठिए, अभी घर चलिए। जी अभी माफ़ कीजिए, फिर कभी आता हूँ। आज आप दोनों बहनें अपना समय एक दूसरे के संग बिताए। नताशा, ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ, कार में मानसी इंतजार करती होगी। विनायक, जी बहुत अच्छा। नताशा अस्पताल से बाहर आई, कार में बैठी और दोनों बहनें घर को रवाना हो गई। घर के सामने कार रुकी और नताशा ने मानसी से कहा, चलो भीतर चलो। मानसी ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखे, घर की सजावट को देखकर आत्मविभोर हो उठी और बोली, दीदी इतना सब आपने मेरे लिए क्या किया? हाँ मेरी प्यारी बहना, आज खाने में सब कुछ तेरी ही पसंद का बनवाया है, नताशा बोली। मानसी, तो दीदी आज आप मुझे वो लोरी भी गाकर सुनाओगी जो आप मुझे तब सुनाती थी जब मुझे माँ और बाबूजी की याद आया करती थी? हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी। और उस रात दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। दोनों ने उस रात वो जिंदगी जी जो आज से पहले कभी नहीं जी थी। दूसरे दिन सुबह के समय नताशा ने आज बहुत ही खुशी मन से सभी नौकरों और मानसी को
अपने सामने बुलाया और बोली, आज मैं ये ऐलान करती हूँ कि तभी बीच में मानसी बोल पड़ी, क्या ऐलान करने वाली है आप कि अब मुझे वो काम पूरा कर लेना चाहिए जो कब से अधूरा पड़ा है। नताशा बोली। तभी बहादुर बोला, हाँ हाँ बोल जो बोलना चाहता है। आज सबको आज़ादी दी जाएगी। बहादुर, दीदी मैं बताऊं यही कि आप ब्याह तो नहीं करने वाली है। नताशा, मैं सोच रही हूँ कि अब अपना मनपसंद काम कर ही लूँ। सच दीदी, आप शादी करने वाली है। नताशा, ना रे, अपनी सालगिरह मनाने की सोच रही थी, जो कि परसों है। सोच रही थी कि कुछ धूम धड़ाका हो जाए। कमला, ये क्या, आपने तो हम सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। हम सोच रहे हैं कि आप ब्याह रचाने वाली हैं। तुम लोग सब तैयार हो तो हो ना इन सब के लिए। नताशा ने सबसे पूछा। हाँ दीदी, क्यों नहीं, मानसी बोली। तो फिर सालगिरह की तैयारियां करना तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। नताशा बोली। मानसी, दीदी मैं ही क्यों। नताशा, वो इसलिए कि तू अब जिम्मेदार बने। तो ठीक है, तो आज ही मैं किशोर को बुलाकर सारी तैयारियों में जुट जाती हूँ। बहुत काम है, बहुत कुछ करना है। नताशा, मैं चाहती हूँ कि पार्टी के लिए तू एक बहुत ही शानदार गीत तैयार करे। लोगों को पता भी तो चले कि मेरी बहना कितना सुरीला गाती है। मानसी, आप कुछ भी ना सोचे दीदी, अब मैं सब कर लूँगी। बस आप मेहमानों की लिस्ट दे दीजिए। नताशा, हाँ हाँ जरूर। मानसी का चहकना देखकर और उसकी मुस्कान देखकर आज नताशा को एक अजब सा सुकून मिल रहा था। उसने सोचा कि विनायक बाबू की बदौलत वो खुश रहना सीख पाई है। उनके आने से उसकी जिंदगी में कितने रंग भर गए हैं, और एक सबसे गहरा रंग भी तो भर गया है, और वो रंग है प्यार का रंग। मानसी जी जान से नताशा की सालगिरह की तैयारियों में जुट गई। उसने अशोक और किशोर को फोन करके घर बुलाया। उन दोनों के आने पर उसने कहा कि आप दोनों को मेरी मदद करनी होगी। सालगिरह की पार्टी इतनी शानदार होगी, सारा शहर याद रखे। किशोर जी, हमारी खातिर जो भी हुक्म है आप फरमाइए। हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद जरूर करेंगे। मानसी जी, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखती हूँ। जोर शोर से सभी सालगिरह की तैयारियों में जुट गए। क्योंकि आज और कल का दिन शेष था तैयारी के लिए, इसीलिए समय कम था और काम अधिक। तभी नताशा ने मानसी से कहा, मनु, विनायक बाबू को भी सालगिरह पर आमंत्रित करना मत भूलना। चाहो तो तुम उनके घर ही जाकर क्यों नहीं कह आती। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, मानसी ने जवाब दिया। नताशा, तो देर किस बात की है, तुम अभी क्यों नहीं उनके घर चली जाती। और हाँ, जानकी जी और उनके बच्चों को आने के लिए भी जरूर कह देना। मानसी, हाँ दीदी, उनसे भी आने के लिए जरूर कह दूंगी। आप कहती है तो मैं उनके घर के लिए निकल ही जाती हूँ। इसी बहाने उनके घर भी हो आऊंगी और जानकी दीदी का शुक्रिया भी अदा करती रहूंगी। उन्होंने जो अस्पताल में मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना भेजा उसके लिए। नताशा, और सुन, ऐसे मत जाना, जरा ढंग की साड़ी पहन लेना और बाल भी ठीक से बना लेना। मानसी, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। और इतना कहकर मानसी अपने कमरे में तैयार होने चली गई और कुछ देर के बाद कार में बैठकर निकल पड़ी विनायक के घर की ओर। कुछ ही देर में मानसी विनायक के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच गई, क्योंकि विनायक पहले बातों बातों में अपने मोहल्ले और मकान नंबर का जिक्र कर चुका था। इसीलिए मानसी को घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कार विनायक के घर के सामने जा रुकी। मानसी ने ड्राइवर से कहा, मैं घर के भीतर होकर आती हूँ, तब तक तुम यहीं ठहरो। जी दीदी। जी, ड्राइवर बोला। मानसी ने द्वार पर जाकर कुंडी खड़काई। तभी जानकी ने किवाड़ खोले और सामने मानसी को खड़ा देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आओ। जानकी मानसी को भीतर ले जाकर बोली, अच्छा बैठो और बोलो क्या खाओगी, मैं जल्दी से बना देती हूँ। ना दीदी, अभी जल्दी में हूँ, मैं तो आप सबको साथ दीदी की सालगिरह के लिए आमंत्रित करने आई थी। मानसी बोली। जानकी, तो क्या सालगिरह आज ही है। ना दीदी, वो तो परसों है, लेकिन नताशा दीदी बोली कि मैं आप सबको आज ही बुलाऊं। वैसे भी आज रविवार है, इसीलिए विनायक बाबू घर में ही होंगे, फिर कल तो वो मिल चले जाएंगे और निमंत्रण तो घर पर ही देते हैं, वे अच्छा लगता है ना। मानसी बोली। वे भी सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें
चाहे जितनी भी जल्दी हो, मैं कुछ अच्छा सा तुम्हारे लिए बना कर ले आती हूँ। तब तक तुम विनायक से बात करो, जानकी बोली। लेकिन दीदी, जनाब है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे, मानसी ने जानकी से पूछा। जानकी, अरे अपने कमरे में होगा, पढ़ रहा होगा कोई उपन्यास, दो ही शौक है उसको, एक प्रेम साहित्य पढ़ना और दूसरा गाना गाना। मानसी ने चौंकते हुए पूछा। सच दीदी, क्या विनायक बाबू गाना गाते हैं? हाँ, गाना गाता है। उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? जानकी ने पूछा। ना दीदी, ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया, मानसी बोली। जानकी, ये शौक तो उसे बचपन से ही है। मानसी, अब तो विनायक बाबू को बख्शा नहीं जाएगा, नताशा दीदी की सालगिरह पर उन्हें गाना गाना ही होगा। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है, वो किसी महफिल वगैरह में गाना गाना पसंद नहीं करता। तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये उनसे हाँ करवा कर ही मानूंगी। जानकी, तो जाओ उसके कमरे में जाकर उससे कहकर देखो भला मानता है कि नहीं। मानसी, दीदी आप भी आइए। जानकी, क्यों अकेले जाने में डर रही हो क्या? ना दीदी, आप साथ रहती तो अच्छा रहता। ठीक है, तुम चलो उसके कमरे में, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मानसी, ठीक है दीदी, जल्दी आइए। जानकी उस तरफ है उसका कमरा, और मानसी ने विनायक के कमरे के पास जाकर आवाज दी। विनायक बाबू, विनायक बाबू। जी, आप यहाँ कैसे? विनायक ने बाहर आकर पूछा। मानसी जी, आपको नताशा दीदी की सालगिरह के लिए आमंत्रित करने आई थी। नायक, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और हम सब आपके घर जरूर आएंगे। मानसी, लेकिन इसके लिए आपको एक खास तोहफा देना होगा। विनायक जी, लेकिन वो खास तोहफा है क्या? मानसी जी, हमें पता चला है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि सालगिरह वाले दिन आपको ही एक गीत गाना होगा। ये तो कोई बात ना हुई, आप तो हमें उलझा रही है। उलझा नहीं रही हूँ जनाब, आपके हुनर का नमूना देखना चाहती हूँ। विनायक, पहले ये बताइए शहजादी साहिबा कि आपको ये किसने बताया कि मैं गीत गाता हूँ? जी, जानकी दीदी, मानसी बोली। अच्छा, तो ये बात है, जीजी को भी ढिंडोरा पीटने की बहुत आदत है। विनायक बोला। अब मेरे भाई में हुनर है तो सबको बताऊंगी ही ना, और तुम दोनों अभी तक बाहर खड़े होकर ही बातें कर रहे हो। जानकी चाय और नाश्ता लेकर आती हुई बोली। विनायक, मैं तो भूल ही गया, ध्यान ही नहीं रहा। जानकी, कोई बात नहीं, चलो बरामदे की खुली हवा में बैठते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, मानसी बोली। विनायक, आप दोनों चलिए, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। और सब बरामदे में बैठकर चाय और नाश्ते का आनंद उठाने लगे। बातों बातों में मानसी ने विनायक से सालगिरह में गाना गाने के लिए भी मना लिया। फिर कुछ देर बाद बोली। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है जानकी, फिर कभी आना तो काफ़ी समय लेकर आना। मानसी जी, दीदी जरूर, नमस्ते। और अगर सालगिरह में मेरी कुछ मदद की ज़रूरत हो तो निसंकोच बोल दीजिएगा। जानकी बोली। मानसी, वैसे तो मैं सब संभाल लूँगी, लेकिन अगर फिर भी कोई आवश्यकता हुई तो आपसे ज़रूर कहूँगी। और इतना कहकर मानसी कार में बैठकर घर को निकल गई। मानसी को जाते हुए देखकर जानकी बोली, कितनी अच्छी लड़की है ना रे। विनायक, और सुंदर भी। क्या बोला रे, सुंदर भी? विनायक, वो जीजी ऐसे ही मुंह से निकल गया। जानकी छेड़ते हुए बोली, जो तेरे दिल में है वही जुबान पर आ गया। विनायक, ना जीजी, ऐसा कुछ ना है जैसा तुम सोच रही हो। जानकी, मैं सब जानती हूँ बच्चों, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। विनायक, ना जीजी, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। हाँ हाँ, अब रहने भी दे, जा अपना काम कर। ऐसे ही तैयारियां करते करते सालगिरह वाला दिन भी आ पहुंचा। शाम से बंगले में लोगों की आवाजाही हो चुकी थी। शहर के नामी गिरामी हस्तियों और कारोबारियों को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। बंगले के सामने वाली रोड और बंगले की पार्किंग बड़ी बड़ी कारों से भरी हुई थी। बंगले को छोटे छोटे रंग बिरंगे बल्बों की लड़ियों से सजाया गया था। पेड़ पौधे पर भी लड़ियों की सजावट की गई थी। पार्टी की सारी व्यवस्था बगीचे में ही की गई थी।
जगह जगह पर टेबल और कुर्सियां लगाए गए थे। समय समय पर वेटर सबको ठंडा और स्नैक्स सर्व कर रहे थे और डिनर का अरेंजमेंट घर के भीतर था, जो कि वो 8 बजे के बाद शुरू होने वाला था, क्योंकि मानसी ने कुछ नृत्य और गीत का भी अरेंजमेंट किया था, जिसमें कि वो भी एक गीत प्रस्तुत करने वाली थी और नृत्य के लिए उसने एक नाटक कंपनी के कलाकारों को आमंत्रित किया था। 8 बजने को थे। अशोक बाबू ने अनाउंस किया कि आप सब भीतर चले, भीतर डिनर, नृत्य और गीत का भी आनंद उठाए। सारे मेहमान धीरे धीरे भीतर एकत्र हुए। तब मानसी ने पियानो पर एक बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत किया। इसके उपरांत कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया और सबसे आखिर में विनायक ने भी अपना गीत गाया। विनायक का प्रेम भरा गीत सुनकर नताशा और मानसी दोनों ही आत्मविभोर हो उठी और दोनों ने ये भी समझा कि ये गीत मेरे लिए ही गाया गया है। इसका मतलब है कि विनायक बाबू के दिल में भी वही बात है जो मेरे दिल में है। शायद वो मुझे पसंद करते हैं। लेकिन विनायक को तो ये पता था कि उसने ये गाना केवल मानसी के लिए ही गाया था और मानसी भी विनायक के दिल के इशारे को बखूबी समझ गई थी। लेकिन जब तक जुबां से इजहार ना हो तो इसका अधूरा ही समझा जाता है और यही विनायक और मानसी के बीच हो रहा था। कार्यक्रम के फौरन बाद नताशा ने केक काटा और डिनर शुरू हो गया। आज नताशा बहुत ही अलग तरीके से तैयार हुई थी। उसने बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया था, गले में मोतियों का गुलबंद और कानों में मोतियों के बूंदे पहन रखे थे। हल्के कपड़े की धानी रंग की पारदर्शी साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनी रखी थी। आज नताशा अपनी उम्र से कम प्रतीत हो रही थी। तभी विनायक ने नताशा के पास जाकर उसे एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता देते हुए सालगिरह की बधाई दी और बोला, आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए और ये मुस्कान अब चेहरे से उतरनी नहीं चाहिए। आज आप बेहद खूबसूरत लग रही है और आपको खुश देखकर आज मानसी जी भी बड़ी खुश है। शायद मानसी जी भी यही चाहती है कि आप सदैव ऐसे ही रहे। जब आप स्वयं प्रसन्न रहेगी तभी तो आप औरों को भी खुश रख पाएगी। शायद जिंदगी जीने का ये फलसफा आपको बखूबी समझ आ गया है। मुझे खुशी हुई कि आपने मेरी बात को समझने की कोशिश की और उस पर अमल भी किया। विनायक की ऐसी बातें सुनकर नताशा मनी मन फूली ना समाई। फिर उसने जानकी और विनायक से डिनर करने को कहा। विनायक बोला, हम खाना तो खा चुके हैं, बस अब हम घर जाने की इच्छा है। नताशा बोली, मैं ड्राइवर से कह ही देती हूँ, वो आपको घर तक छोड़ देगा। ना देवी जी, आप नाहक परेशान ना हो, हम चले जाएंगे। विनायक बोला, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके साथ जानकी जी और बच्चे भी तो हैं, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। नताशा बोली, जैसा आप उचित समझे। विनायक बोला, तो आप हमसे मिले बिना ही चले जा रहे हो? इधर से मानसी आकर बोली, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जानकी बोली, सच में दीदी? मानसी बोली, हाँ हाँ सच में। जानकी बोली, अच्छा आप लोगों ने खाना खाया? मानसी ने जानकी और विनायक से पूछा। विनायक, जी खाना भी खाया और पार्टी का आनंद भी उठाया। मानसी, जी विनायक बाबू, आपके गीत ने तो पार्टी में 4 चांद लगा दिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात का मान रखा और मेरे कहने पर गीत प्रस्तुत किया। विनायक, जी राजकुमारी साहिबा का हुक्म जो था इसीलिए मानना पड़ा। मानसी, जी विनायक बाबू, ये हुक्म नहीं था, बस एक छोटी सी गुजारिश की थी आपसे। आपकी एहसानमंद हूँ जो आपने मेरी बात सुनी। कैसी बातें करती है मानसी जी? नताशा जी की सालगिरह थी, ये तोहफा तो मैं उन्हें दे ही सकता था, क्योंकि इन्हें बड़ा तोहफा देने की मेरी हैसियत नहीं है। नताशा, हैसियत की बातें क्यों करते हैं विनायक बाबू? दौलत शोहरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत ही सब कुछ होती है। इंसानियत ही सच्चा धर्म होता है और आप में इंसानियत तो कूट कूट कर भरी है और अगर आगे से आपने कभी ऐसी बात की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। विनायक, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी भी आपको रूठने नहीं दूंगा। आप तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते अच्छी लगती हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट सदैव ऐसे ही कायम रहे। विनायक की बात सुनकर नताशा का मन कमल की भांति खिल उठा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहर गई और आंखें शर्म से झुक गई। अब उसे यकीन हो चला था कि विनायक के दिल में उसके लिए भी कुछ तो जरूर है। जानकी, विनायक बहुत रात हो चुकी है
और सोनू और पिंकी भी सो गए हैं। मैंने उन्हें भीतर सोफे पर लिटा दिया था। चलो ना अब घर चलते हैं। विनायक, हाँ जीजी, मैं भीतर से सोनू और पिंकी को अपनी गोद में उठा लाता हूँ, फिर चलते हैं। जानकी और विनायक ने सोनू पिंकी को गोद में उठाया और फिर चल दिए। नताशा, हाँ मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि कार निकाल ले, आप लोगों को घर तक छोड़ आए। विनायक, ना देवी जी, आप नहा की परेशान होती है, हम चले जाएंगे। मानसी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? इतनी रात को कोई तांगा भी नहीं मिलेगा, और फिर मिल भी गया तो किसी का क्या भरोसा। और फिर ये जरूरी भी तो नहीं कि वो तांगे वाला शरीफ ही हो। देखा नहीं आजकल शहर में कितनी वारदातें बढ़ गई हैं, आए दिन चोरी चकारी की खबरें आम हो गई हैं। जानकी, आप लोग कहते तो ठीक है, हम लोग कार से ही चले जाएंगे। मानसी, ये हुई ना बात, मैं ड्राइवर से कार निकालने को कहती हूँ, तब तक आप सोनू और पिंकी को ले आइए। जी ठीक है, विनायक बोला। जानकी और विनायक ने सबसे कहा कि अच्छा तो अब हम चलते हैं, और मानसी ने सबको कार में बिठाकर रवाना कर दिया। मानसी जैसे ही सबको छोड़कर गेट के भीतर आ रही थी, तभी किशोर ने उसे पुकारा। मानसी, मानसी, तुम यहाँ हो, और मैं तुम्हें भीतर ढूंढ ढूंढ कर थक गया। जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी तलाश क्यों की जा रही थी। कोई जलजला या बवंडर तो नहीं आ गया जिसे रोकने के लिए मेरी ज़रूरत हो। मानसी बोली। किशोर, तुम मुझसे हमेशा ऐसी उल्टी बातें क्यों करती हो? मुझसे भला ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मानसी, क्योंकि तुम हमेशा अपनी विलायतगिरी झाड़ते रहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किशोर, अरे मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा फालतू की बातें करके मेरा जी जलाती रहती हो। मानसी, तुमने खा लिया ना, तो मेरी चिंता छोड़ दो ना। मैं तो सोच रहा था कि हम साथ साथ खाएंगे। अरे मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जैसा भुक्कड़ अभी तक भूखा बैठा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। किशोर मायूस होकर, तुम कितना गलत समझती हो मुझे, मैं तुम्हारी इतनी चिंता करता हूँ, और तुम हो कि मुझे टका सा जवाब दे देती हो। क्या करूं, तुम्हारा विलायती गुणगान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, दिमाग भन्या गया है। मुझसे और नहीं सुनी जाती तुम्हारी विलायती बातें। विलायत में ऐसा, विलायत में वैसा, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी, वहाँ की लड़कियाँ वैसी, इसीलिए तो तुमसे बात करने के लिए बचती रहती हूँ। किशोर, लो जी, तो आज के बाद से मैं वो बात करूँगा ही नहीं जो तुम्हें नापसंद हो। आज के बाद तो जो तुमको ही पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। मानसी, बस बस किशोर साहब, इतनी मेहरबानी काफ़ी है कि आप विलायती बातें करना बंद कर दे, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो कुछ खा ले। जी ज़रूर। गुलाम को हुक्म करे कि आप क्या नाज फरमाएगी। मानसी जी, आज तो आपकी पसंद से काम चला लेंगे। किशोर, जहे नसीब, हमारे तो आज नसीब ही खुल गए जो आपने हमारी पसंद को अपनी पसंद कहा। मानसी, जनाब गलत फहमी में ना रहे। किशोर, अरे कुछ देर की ही सही, जरा गलत फहमी में ही जी लेने दीजिए। ऐसे ही दोनों की बातें चलती रही, साथ साथ खाना भी चलता रहा। अब लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, इक्का दुक्का ही बाकी थे। उधर अशोक बाबू और नताशा मानसी और किशोर को साथ साथ बातें करते देख रहे थे। दोनों आपसी नोकझोंक तकरार देखकर अशोक बाबू बोले, नताशा जी, इन दोनों को साथ साथ देखकर अच्छा लग रहा है ना? काश 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 क्या अशोक बाबू, कहते कहते रुक क्यों गए? नताशा बोली, यही कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना? अशोक बाबू बोले। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नताशा बोली, और फिर इन दोनों की शादी के बाद इस नाचीज को आप अपने काबिल समझे तो? कितने सालों से मैं आस लगाए बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो आपकी प्यार भरी नज़र मुझ पर टिकेगी, लेकिन नाकामियाँ तो मेरे जैसे दामन ही नहीं छोड़ रही है। आखिर कब तक आप मुझे इंतजार करवाएगी? अशोक बाबू ने आज अपने दिल की बात कहते हुए कहा।
अशोक बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा तो पहले से शादी का कोई इरादा ही नहीं था, और फिर कभी भी आपसे मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आपको लगा हो कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, नताशा बोली। तो क्या आपका जवाब मैं नाज में समझूं? अशोक बाबू ने पूछा। फिलहाल मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानसी है, और उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगी। और अगर आज के बाद आप मुझसे इस विषय पे बात ही ना ही करें तो बेहतर होगा। नताशा बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं इंतजार कर लूँगा। जहाँ इतना किया है तो थोड़ा और सही। अशोक बाबू बोले, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखती हूँ, नताशा बोली। और सालगिरह की रात ऐसे ही गिले शिकवे दूर करते हुए बीत गई। किसी के मन में उलझने थी तो कोई समझ रहा था कि उसकी उलझन सुलझ गई है, लेकिन सबकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आने वाला था ये उनमें से कोई ना जानता था। लेकिन किसकी क्या उलझने है ये जिंदगी को क्या पता। वो तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसी तरह उसी जिंदगी के साथ सब चलते जा रहे थे। मानसी अब आए दिन किसी न किसी बहाने से विनायक बाबू के घर आती रहती, और उधर नताशा मिल में विनायक की एक झलक पाकर ही खुश हो जाती। उधर विनायक के मन में मानसी के प्रति प्रेम पनप रहा गया था, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मानसी को अपने मन की बात कह सके। मानसी भी विनायक को अपना बना चुकी थी, लेकिन वो तो लड़की थी, इसीलिए प्रेम का इजहार करने में उसे संकोच होता था। और उधर किशोर भी न जाने मानसी को अपने मन की बात कहना चाहता था कि वो उसे चाहने लगा है। अगर मानसी राजी हो जाए तो वो उसे जल्दी ही ब्याह कर लेगा। या मानसी किशोर के प्रेम से अनजान थी, और उधर विनायक नताशा के प्रेम से अनजान था। अशोक तो सालों से नताशा के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसने नताशा से कई बार कहने की कोशिश भी की थी, लेकिन नताशा हमेशा ये कहकर टाल देती कि अभी मानसी की जिम्मेदारी उसके पास है। तभी एक दिन अशोक बाबू के कहने पर नताशा ने मानसी से बात की। रात का खाना खाने के बाद नताशा बात करने के लिए मानसी के कमरे में पहुंची। मानसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, नताशा ने मानसी से कहा। जी दीदी, कहिए, मानसी बोली। वो अशोक बाबू कह रहे थे कि अगर तुम राजी हो तो क्यों ना किशोर और तुम ब्याह के पवित्र बंधन में बन जाते। किशोर की बातों से भी साफ झलकता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, नताशा बोली। दीदी, ब्याह की इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। और सच तो ये है कि मैं आपको अकेले छोड़कर जा ना सकूंगी। मेरा आपके सिवा है ही कौन। फिलहाल तो मेरे ब्याह की चिंता आप दिल से निकाल दीजिए, और अशोक बाबू से कहिए कि उन्हें अपने भाई के ब्याह की इतनी जल्दी है तो वो और कोई लड़की तलाश करे, मेरे लिए इंतजार ना करे। और वैसे भी उस विलायत रिटर्न नकचढ़े से भला कौन ब्याह करेगा। मानसी का जवाब सुनकर फिर नताशा कुछ न बोल सकी और बोली, अच्छा तो जैसी तेरी मर्जी, अब चलती हूँ, नताशा बोली। मानसी दूसरे दिन विनायक के घर पहुंची। तब तक विनायक मिल से आ चुका था। उसने जानकी और विनायक से कुछ देर बातें की, फिर बोली, चलिए तो आज कहीं सैर करने चलते हैं। भाई, मैं तो न जा पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है, रात का खाना भी बनाना है। तुम दोनों ही घूम आओ, जानकी बोली। जानकी दीदी, ये तो नाइंसाफी होगी, आप न जाएगी तो मजा कैसे आएगा, मानसी बोली। अरे मैं क्या करूंगी, कबाब में हड्डी बनकर, जानकी बोली। कैसी बातें करती हो जीजी, विनायक बोला। सही तो कहती हूँ, मुझे बख्श दो, फिर कभी चल पड़ूंगी तुम लोगों के साथ, अभी तुम दोनों ही जाओ, जानकी बोली। ठीक है, तो अगर तुम साथ चलती तो अच्छा होता, विनायक बोला। कहा ना तुम दोनों जाओ, अब जिद की तो दोनों को थप्पड़ पड़ेगा, जानकी बोली। मानसी और विनायक कार में बैठकर शहर को निकल पड़े। आज मानसी ड्राइवर को संग नहीं लाई थी, आज वो ही ड्राइव कर रही थी। दोनों एक तालाब किनारे जा पहुंचे। मानसी ने कार रोकते हुए कहा, शहजादे चलिए, कुछ देर तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं। जैसे आपकी मर्जी शहजादी साहिबा, विनायक बोला। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।